ईरान के अंदर एहतजाज रुकने को आए, बड़ी शहादतों का जिक्र भी हुआ, वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब लग रहा है कि जंग के बादल ईरान के ऊपर मंडरा रहे हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। तकरीबन 4-5 दिन ईरान के अंदर बड़े ही वायलेंट एहतजाज जारी रहे और अब ये कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका और उनके साथ इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का क्या मौकफ होना चाहिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान। एक बार फिर थैंक यू सो मच जनरल तारिक फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताएं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं ईरान के अंदर जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसे फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। अली, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी विद माय ओपिनियन जो कि मैं बिल्कुल गारंटी नहीं करता कि इट्स द ओनली करेक्ट वन, राइट? सो देयर कुड बी मेनी अदर व्यूज। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे बिकॉज ऑफ द ट्रेडर्स कम्युनिटी, द शॉप एरियाज, द बाजार्स और इन इलाकों में। और इसकी वजह ये थी कि उनकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया गया था एंड द करेंसी फेल बाय अबाउट 40 to 50% सडनली। अभी ईरानियन जो न्यूज़ है वो कहते हैं कि दिस वाज मैनिपुलेटेड बाय द वेस्ट, जो मनी एक्सचेंजेस वगैरह की वजह से था, और ये प्रोटेस्ट प्री प्लान थे। लेकिन डे वन पर देयर वाज नो वायलेंस एंड देयर वर पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट वाज नॉर्मल, दैट्स अ नॉर्मल, इट वाज नॉर्मल प्रोसेस। सेकंड डे आल्सो देयर वर पीसफुल प्रोटेस्ट और ये नॉर्मल थे। थर्ड डे को इन्फिल्ट्रेशन शुरू होगी और कुछ लोग आ गए हर ग्रुप के मुख्तलिफ ग्रुपों में, और उन्होंने वायलेंस शुरू कर दी, और ये वायलेंस वाज अगेंस्ट एटलीस्ट 100 पुलिसमैन हैव बीन किल्ड। तो ये फिर एक तो ये हुआ। अब ये किसने इन्फिल्ट्रेशन की? पोम्पियो ने तो कहा है कि कांग्रेचुलेशन टू द इरानियन सिटीजंस एंड द मोसाद विच वॉक अलोंग विद देम। और 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इजराइल से उन्होंने वो कह चुके हैं कि जी वी हैव गॉट कमांडोज ऑन द ग्राउंड। तो इसमें कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हम मुलव्वस हैं इसमें। तो दिस हैज हैपेंड। अब हुआ ये है कि ऑन मंडे, दैट इज यस्टरडे आवर टाइम, ईरान ने एक काउंटर प्रोटेस्ट जब लॉन्च किए इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, तो दे वर मैसिव, अनप्रेसिडेंटेड पीपल केम आउट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। तो अरेस्ट भी हुए, कुछ लोग पकड़े भी गए विद वेपन्स एंड आर्म्स। हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि जो किलिंग्स हुई हैं दे बीन एट शॉर्ट रेंज विद पिस्टल्स। तो अभी ये मेरे ख्याल में ईरान इज अबाउट टू कंट्रोल द सिचुएशन। लेकिन जब ये सिचुएशन कंट्रोल करेंगे तो जो इरादा था, जो मुझे नजर आ रहा है इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स का, ज्यादातर इजराइल का, इस रजीम चेंज को करवाने में वो फेल हो जाएगा, वो इरादा पूरा नहीं होगा। लिहाजा ये मजबूरन इनको हमला करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये कुछ अभी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, और अमेरिका रिलक्टेंटली इसमें मुलव्वस हो जाएगा इसी हमले के अंदर। कुछ ही अरसा हुआ है, कुछ माह गुजरे हैं कि अमेरिका ने इजराइल समेत ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया था, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई। अब वो एक अलहदा बात है कि खत्म हुई नहीं हुई, मगर जिस तरह आपने जिक्र किया, जो ख्वाहिश थी स्पेशली नेतन्याहू और इजराइल की कि रजीम चेंज हो, इनके ऊपर हमला हो, ईरान ने यह भी कहा है, और पोम्पियो की ट्वीट का आपने जिक्र किया, उन्होंने बलोचिस्तान का भी जिक्र किया था, सिस्तान बलोचिस्तान का, मगर सिस्तान नहीं लिखा था उसके साथ। मुसाद का शामिल होना इन प्रोटेस्ट के अंदर। जेरूसलम पोस्ट जो एक प्रो इजरायली जरीदा है, उसने भी इसके ऊपर बात की है। पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी एम्बिग्यूअस तो मेरे ख्याल से नहीं कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं एक तरफ, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तानी क़यादत ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ भी पिछले कुछ माह के अंदर बहुत ही एक फेवरेबल पोजीशन ली है। तो पाकिस्तानी पोजीशन के ऊपर थोड़ी बात करें जनरल तारिक। वो तो मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वो बात करूं, ईरान का जो अगर रजीम चेंज भी अगर करवा भी ले बाय फोर्स या
प्रोटेस्ट के थ्रू या इंटरनल सिचुएशन के थ्रू वो इनका मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए इनका मकसद है ईरान को फ्रैगमेंटेट करना। ये एक पॉलिसी है जिस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। और फ्रैगमेंटेशन ईरान में मुझे नहीं नजर आ रही, चाहे ये रजीम हो या कोई और रजीम हो, फ्रैगमेंटेशन नहीं होगी। क्यों, क्या वजह है उसकी? क्योंकि वैसे ईरान इज अ फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, राइट? फारसी स्पीकर अलग हैं, एक अजेरी तुर्किक इन्फ्लुएंस भी है शमाल के अंदर, सिस्तान बलोचिस्तान का भी जिक्र करते हैं, तो वैसे ही एथनिसिटीज तो बहुत है वहां पे। वो तो है, इट्स अ मेल्टिंग पॉट। और वो तो पाकिस्तान में भी ऐसे है, बाकी मुल्कों में भी है। लेकिन ईरान में एक चीज आप देखें, ये जो अभी प्रोटेस्ट हुए थे, जो कि इंटरनल एक प्रॉब्लम था जिसको एक्सप्लॉइट करके इन्फिल्ट्रेटर भेजकर कोशिश की थी इसको स्पैंड करने का और रजीम चेंज लाना, इसकी वजह से एक डेमोन्स्ट्रेट जो किया ईरान ने, टोटल यूनिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ईरान किसी बाहर इन्फ्लुएंस की वजह से जो है ना, वो बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं करेगा अंदर ईरान के सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब अपना जिक्र करें जरा थोड़ा पाकिस्तानी। जो दूसरा था, जो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के आपस में ताल्लुकात जो क्लोज हो रहे थे या बैलेंस हो रहे थे चाइना के साथ, या जो भी हो रहे थे, जो जैसे भी कर रहे थे, वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता इस सिचुएशन के साथ। ये जो सिचुएशन है, ये एक स्टैंड अलोन सिचुएशन है जिसमें ईरान शामिल है, लेकिन रीजन के साथ इसका एक बड़ा असर होगा। और रीजन में पाकिस्तान का क्या इफेक्ट होना चाहिए? पाकिस्तान की काबिलियत, इंटरनल सिचुएशन, पॉलिटिकल फ्लूइडिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, केपी के अंदर सिचुएशन, बलूचिस्तान में सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो अभी तक हमारे पास वो डेप्थ नहीं है, पॉलिटिकल डेप्थ नहीं है कि हम अपना पावर पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करें किसी तरीके से भी। लिहाजा क्या राय दे सकता हूँ, मेरी कौन राय सुनेगा? लेकिन अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि इससे दूर रहे और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदने की कोशिश नहीं करे। अगर कुछ करना है तो इट कैन ऑफर डिप्लोमेटिक असिस्टेंस फॉर बैलेंसिंग द पावर विद इन द रीजन, नॉट मोर देन दिस। मगर शायद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना हो। अगर वहां पे हमला होता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जिस तरह कहते हैं, वो तो पाकिस्तान हाउ कैन इट मिटिगेट विदाउट आई गेटिंग डोंट सी अ स्पिल ओवर, इसलिए कि जो बॉर्डर है वहां पर स्पिल ओवर तो वो होगा, या तो रेफ्यूजीज आए या फिर वो एंगेज करें इन मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट। और जहां तक रेफ्यूजीज का ताल्लुक है, इरानियंस विल नॉट लीव ईरान बिकॉज ऑफ बॉम्बिंग रेट्स। ये तो जो कुछ भी होगा वो तो बॉम्बिंग रेट्स होंगे, टारगेटेड स्ट्राइक्स होंगे ऑन टारगेट्स। तो ईरान एक इतना बड़ा मुल्क है, उसके जो लोग हैं वो उसी के अंदर एडजस्ट करेंगे, अपना मुल्क तो नहीं छोड़ेंगे। ये तो आपने चले आपकी बात मान लेते हैं कि बॉर्डर इज सील्ड और स्पिल ओवर शायद उस तरफ से इतना मिटिगेट करने में कामयाब हो जाए पाकिस्तान, कोई ना हो स्पिल ओवर इफेक्ट। बट अगर रीजनली देखें ईरान को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, तो एक तरफ अभी बात चल रही है कि शायद जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था कुछ महीने पहले जो साइन हुआ था, इसके अंदर ये खबरें आ रही हैं कि जी शायद टर्की भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तो पाकिस्तान ने तो अपने आप को थ्रस्ट किया हुआ है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, वन वे और दी अदर। अभी हमने हाल ही में देखा मोहम्मद बिन जायद जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं, वो भी पाकिस्तान आए। इनफैक्ट जो यमन के अंदर उन्होंने अपनी सपोर्ट पुल बैक की, वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे उस वक्त। तो पाकिस्तान तो इज ऑलरेडी इन्वॉल्व आपके ख्याल से, या नहीं? नो, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट था, अली अगर आपको याद हो तो आपने ही मेरे से एक इंटरव्यू किया था इसी सब्जेक्ट के ऊपर, और मैंने कहा था कि इट इज इनसिग्निफिकेंट। फिलहाल हमें ना अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हुई उसमें, और मुझे नहीं लगता कि उसके प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कोई हो सकती है, एंड फॉर द रीजंस आई हैड एक्सप्लेन्ड देन, इसकी कोई लगता नहीं है। दूसरा, सऊदी अरेबिया और टर्की ने एमओयू साइन किया फॉर डिफेंस, और इसको ऐसे बताया गया जैसे कि टर्की वांट्स टू जॉइन अ पैक्ट बिटवीन पाक और सऊदी अरेबिया, बट दैट्स नॉट रिपोर्टेड बाय द टर्किश न्यूज़। टर्किश न्यूज़ ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और टर्की का हुआ है,
یہ تو میں صرف آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو آن گراؤنڈ ہے. لیکن جو آپ سچویشن کی بات کریں جو یو اے ادھر انہوں نے وزٹ پہ غیرہ بھی کیا تھا, دیر از اے کانفلکٹ بٹوین ارائزنگ بٹوین یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. اب اس میں پاکستان کو بہت ایک مشکل پوزیشن میں ڈال دیتا ہے. ڈو وی گو ان یو اے ای کیمپ اور ڈو وی گو ان سعودی کیمپ اور ڈو وی اسٹے نیوٹرل. یہاں پر تو نیوٹرل بھی رہنا ایک وہ سمجھا جائے گا جیسے کہ آپ ہمارے سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ پاکستان ول پلے اٹ. یو اے ای کا جو طریقہ ہے اٹ ورکس آن نیٹ سینٹرک کیپیبلٹی. وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ کام کرتا ہے, جیسے یمن میں ایس ٹی سی کے ساتھ کیا, سدرن ٹرانسلیشنل کاؤنسل سکروٹرا میں وہ خود بخود ہی جا کر انہوں نے بیس بنانا شروع کیا, پھر ان کو نکالا گیا وہاں سے. صومالیہ میں سومالی لینڈ کے ساتھ ان کا ایک سائلنٹ اگریمنٹ ہے جہاں پر سومالی لینڈ اپنا پاسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں یو اے ای میں. یہ اناؤنس نہیں ہوا. اسرائیل نے سومالی لینڈ کو ریکگنائز بھی کر لیے. سوڈان کے اندر آر ایس ایف کو سپورٹ کر رہا ہے یو اے ای, اور سعودی عربیہ سوڈانی آرم فورسز کو کر رہا ہے, برہان کو. لہذا دیر آر سو مینی کانفلکٹس, اور وہ لیبیا میں بھی سپورٹ کر رہا ہے کانفلکٹ کو. تو یو اے ای ٹریڈیشنلی سپورٹ کرتا ہے ڈیسیڈنٹ فورسز کو, اینی فورس جو کہ وہاں پر ڈس یونٹی کا کاز کرے. اب جب ہم ایران کی فریگمنٹیشن کی بات ارلیئر کر رہے تھے, اس میں اسرائیل کی پالیسی یہی ہے, یا ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں سیریا میں بھی فریگمنٹیشن کرے. تو اس کا کام یہی ہے کہ وہاں پر فریگمنٹیشن کرنا اور پھر اپنا انفلوئنس وہاں پر قائم کرنا. لہذا اسرائیل از اے پارٹنر ود یو اے ای, اور اس قسم کے کاموں میں ریڈ سی کے بالکل کوریڈور کے ساتھ یہ کاروائی ہو رہی ہے. اور یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر 23 سپٹمبر میں اناؤنس کیا تھا نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں, اور یہ G20 کے اندر بھی جہاں پر سگنیٹریز تھے, ایک ویژنری کوریڈور جس کو آئی میک کہتے ہیں, انڈیا مڈل ایسٹ یورپین اکنامک کوریڈور. اور یہ انڈیا سے ممبئی سے شروع ہوتا ہے, عربین پیننسولا سے ہوتے ہوئے یورپ تک چلا جاتا ہے. تو یہ ایک آلٹرنیٹو تھا بی آر آئی کے لیے. اس کے لیے ریڈ سی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کانفلکٹس, اسرائیل اس میں ملوث ہے, یو اے ای ان کے ساتھ ہے, اور یہ دس از ناٹ بائی دا اپروول آف سعودی عربیہ. دے وانٹ یونیفائڈ کنٹریز. سعودی عربیہ سپورٹس یونیفائڈ کنٹریز. ابھی یمن میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ یمن شوڈ بی ڈس یونائٹڈ. تو اس لیے ان کی تھوڑی بہت واپس کوئی تھوڑی بہت فرینڈشپ ہو رہی ہے. فرینڈشپ کیا, نارملائزیشن آف ٹائز وتھ یمن. دوسرا سعودی عربیہ کا ویژن ہے ویژن 2030. ویژن 2030 یہ ریڈ سی کے اوپر ایوالو کرتا ہے, اور اس میں پیس اور اسٹیبلٹی, دے ڈونٹ وانٹ ڈویژن. تو یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ کا سلسلہ ہے. تو اس میں اگر آپ ایران کو دیکھیں کہ رپروچمنٹ تو ایران کے ساتھ پہلے بھی ہو رہا تھا چائنا کے تھرو سعودی عربیہ کا. تو چائنا سعودی عربیہ ول ناٹ وانٹ کانفلکٹ ان سعودی عربیہ ان ایران. تو آئی تھنک بیسٹ کہ پاکستان اس سے دور رہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی دنیا بن گئی ہے جہاں پر بہت لوگ اس میں شامل ہیں اور سب ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. آپ پاکستان کی وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے اس میں, مگر کچھ ہی یعنی آئی تھنک اینڈ آف دسمبر یا 3rd ویک آف دسمبر میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پہنچے تھے لیبیا, یعنی آئی تھنک مشرقی لیبیا بنغازی میں, اور وہاں پہ ان کی جنگجو ہفتار فیلڈ مارشل ہفتار سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد خبریں اچھلیں کہ یو اے ای نے ایک ڈیل کرائی ہے دونوں کے درمیان فائٹر جیٹس کے لیے, GF-17 کے لیے. اب اس کی وضاحت پاکستان نے نہیں دی اور لیبین جنگجو ہفتار کے کیمپ نے نہیں دی, مگر اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیف تھے وہ سعودی عرب بھی گئے, اور پھر خبریں آنا شروع ہوئی کہ شاید سعودیز کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے $4 ارب کی. پھر اس کے بعد خبریں آئیں کہ شاید $1.5 ارب کی ڈیل ہو رہی ہے سوڈان کے ساتھ, جس کے پیسے شاید سعودی عرب دے. تو چاہے جتنا ہم آپ کی بات میں آئی اگری کہ آپ کی اسیسمنٹ اسپاٹ آن, بٹ پاکستان کا اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو لگ رہا ہے کہ مداخلت ہے یا بیسکلی شامل ہے پاکستان اس کے اندر. دیکھیے ایز یوزول جو بھی یہ ڈیلز ہیں یا جس کے بارے میں رپورٹ کیا گیا ہے,
ना ये पार्लियामेंट के थ्रू है, ना ये किसी कैबिनेट के थ्रू है, ना ये किसी फॉर्मल फॉरेन ऑफिस के थ्रू है, तो हम इस पर क्या तबसरा करें। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो 12,000 होगी साल में, नॉट मोर देन 12 to 18 मैक्सिमम। अब 12 to 18 के साथ हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी करेंगे, और ये जो हम देख रहे हैं 40 प्लेन्स हेयर एंड पता नहीं 20 समवेयर एल्स और 60 प्लेन्स, ये तो साल लगेंगे। तो मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। इज चाइना इन्वॉल्व इन इट, इज चाइना नॉट इन्वॉल्व इन इट? और फिर दूसरी बात ये है कि इनकी जो फंडिंग वगैरह और इसका जो एक्सपोर्ट बिल है, इट गोज टू ऑलमोस्ट $5-6 बिलियन, इसलिए कि 65% तो पार्ट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ेंगे इनके, अगर हमने जोड़ना भी है इनको। तो डू वी हैव दैट काइंड ऑफ मनी, और हु इज गोइंग टू गिव अस दैट मनी? और दूसरी बात ये है कि अगर ये हम बेचना भी चाह रहे हैं, इज इट अगेंस्ट द money which UAE and Saudi Arabia are now calling back from Pakistan, और हमारे पास है नहीं पैसे देने के लिए, तो क्या ये उसके खिलाफ है ये डील? तो आई डोंट नो these things, nor does anybody else know in the country except those who are reporting it. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। और आपने चाइना का जिक्र किया, तो अजरबैजान के साथ जो पहले 16 और उसके बाद 40 जहाजों के ऊपर डील कर दी गई थी, पीएफ के अंदर से मुझे किसी ने बताया कि चाइना वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, और इसलिए चाइना की उसके ऊपर भी रिजर्वेशंस थी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली पाकिस्तान के बाहर और खित्ते में क्या हो रहा है। थोड़ा रुख करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर। यू वर द फॉर्मर हेड ऑफ फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, आपने उसको हेड किया, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर बहुत एक गंभीर सिचुएशन चली हुई है अफगानिस्तान को लेकर। जो आपके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बहुत ही कुछ अजीब इंकशाफात किए। उनकी बेसिकली बैक एंड फोर्थ चल रही है खैबर पख्तूनख्वा के, ना सिर्फ वजीर आला के साथ बट पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लीडरशिप जो है ऑपोजिशन और काबीना की, उन्होंने मिलकर एक तरीके से एक बयानिया भी बनाया है कि रिक्वेस्ट की है फ्रॉम द कोर कमांडर पेशावर, और ये रिक्वेस्ट आई थी केपी स्पीकर स्वाति से कि आके उन्हें ब्रीफिंग दी जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस जो साबिका फाटा के अंदर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो पहले कहलाते थे, उनके अंदर क्या हो रहा है। और बेसिकली मिलिट्री की डिमांड भी है मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर। मैंने और आपने इसके ऊपर पहले बहुत बात की हुई है, मगर अभी जो हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो यू सेड आई वाज द हेड ऑफ द फ्रंटियर कंस्टेबलरी, आई वाज नॉट, आई वाज द हेड ऑफ द फ्रंटियर कोर, आईजीएफसी। अच्छा, कंस्टेबलरी और कोर में बहुत फर्क है। कंस्टेबलरी जो थी वो पुलिस है, और कोर जो थी टेरिटोरियल आर्मी, वन ऑफ द फ्यू टेरिटोरियल आर्मीज इन द वर्ल्ड। My apologies. Thank you for the correction. No problem. But I didn't want your audience to think that I was heading the. No, please, and do explain the nuance here as well. Though constabulary is a very honorable force, I would love to have headed it, but I didn't. So it was the core. जो DGISPR ने कहा होगा या नहीं कहा होगा, I can't really represent what he said or didn't say. लेकिन जिस तरीके से लोग डिस्कस करते हैं, वो ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कि DGISPR is an independent entity. He is not. He actually is supposed to be a spokesman. He himself cannot decide. वो कोई खुद फैसले तो नहीं कर सकता ना, वो तो जो बताया जाता है वो उसी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें जहां तक आपने जो बात पूछी कोर कमांडर को बुलाने की, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रोसीजर एक है। इसका प्रोसीजर जो द करेक्ट फॉर्मल प्रोसीजर वो ये है कि यहाँ से स्पीकर डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस को बताता, और वो जीएसक्यू को इंस्ट्रक्ट करते और वो डिप्यूट कर लेते ऑफिसर को, इसलिए कि मिलिट्री ऑफिसर को डायरेक्टली आप नहीं बुला सकते बाय एनी लीगल फॉर्म। लेकिन जब मैं वहां पर आईजीएफसी था, तो ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी एक होती है। उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर था और गवर्नर था, तो उनसे मेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, और वो मुझे बुलाते थे और मैं चला भी जाता था, और उनको भी हम इनवाइट करते थे ब्रीफिंग वगैरह के लिए। तो हमारा तो एक ऑनगोइंग एक रिलेशनशिप था, जो कि तकरीबन हर महीने हम मीटिंग करके, एपेक्स कमेटी का मैं मेंबर भी था, गवर्नर के एपेक्स कमेटी का,
ادھر بھی میں بیٹھا ہوتا تھا, کور کمانڈر بھی بیٹھے ہوتے تھے, اور ہم ڈسکس کرتے تھے ساری سچویشن کو. تو اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ وی شوڈ فیل اسٹاؤنڈڈ اباؤٹ اٹ, کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. لیکن ایک طریقہ اگر فارمل کرنا ہے تو طریقہ میں نے بتا دیا, انفارمل کرنا ہے تو وی شوڈ ناٹ ہیو بین ڈسکسنگ اٹ, اٹ شوڈ ہیو جسٹ بین ہیپننگ. سو بیسکلی یہ پروسیجرلی ایک فارمل پروسیجر کے تحت دا منسٹری آف ڈیفینس اور حکومت کو یہ بیسکلی انٹیمیٹ کرنا ہوگا جو پروونشل گورنمنٹ ہے, ٹو سیک سم سارٹ آف بریفنگ آن دا ملٹری آپریشن, رائٹ؟ یس, وہ ایک فارمل طریقہ ہے, لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں اٹس این اوور کل نا. اتنا ایک ریلیشن شپ تو ہوتا ہے کہ ون پکس اپ دا فون اینڈ آسک فار a briefing, you can either go there or you can come there. It's not a complicated affair جو بن رہا ہے نا. یہ آپ نے کمپلیکیٹڈ افیئر کی بات کی, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر, ہفتوں کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں. I'll list them one by one, شاید آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم ہے وہ لیجٹمیٹ رجیم نہیں ہے, ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن تو ہو رہا ہے, چاہے لوگ کہیں یا نہ کہیں. یعنی اگر آپ نہیں بھی مانتے, وہ رسپونڈ کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو, اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ہو رہا ہے, آپ اسے مانے یا نہ مانے. ایک اور انہوں نے بڑی اہم چیز کہی کہ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے, کیونکہ بیسکلی آپ نے کہا کہ آپ جا کے بریفنگز بھی دیتے تھے انفارملی, اس وقت اے این پی کی حکومت تھی, امیر حیدر ہوتی وزیر اعلیٰ تھے جب آپ اپنی سروس کے اندر تھے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسپیسیفکلی کہا, وائی از طالبان ناٹ اٹیکنگ پی ٹی آئی, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو طالبان کیوں نہیں اٹیک کر رہا, ان سے کوئی جا کے پوچھے. آپ اس کے اوپر تو پہلے اپنا ریئیکشن دیں کہ واٹ ڈو یو میک آف دس. دیکھیے, اس پہ میرا کوئی ریئیکشن کیا ہوگا, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی مرضی, وہ جو بولیں, لیکن میں اس پر کیا کمنٹ کروں گا. لیکن اس میں جو ایک اور ملک کے گورنمنٹ کے اوپر اس کی لیجیٹمیسی اور نان لیجیٹمیسی پر کمنٹ کرنا نہیں چاہیے ویسے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو. ایٹ انسٹیٹیوشنل لیول, اسٹیٹ لیول پر اگر کوئی کہنا چاہے تو بے شک کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ اے نارم, میں ایک نارم کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک ملٹری آپریشنز کا تعلق ہے, کسی نے نہیں کہا تھا کہ ملٹری آپریشن نہیں کریں. اٹس جسٹ تھرو اے کنسلٹیو پروسیس. اور یہ میں بھی ریکمینڈ کر رہا تھا ہمیشہ کہ اس میں لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ واٹ دے وانٹ, آرمی شوڈ بی ان سپورٹ. تو وہ تو میری رائے ہے نا کہ, اور یہ کیا بھی ہے بنو میں اس طریقے سے, اور بنو میں کامیاب بھی ہوئے اس طرح. اور اف یو ہیو دا مسل, آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو مرضی ہے وہ کر لیں, لیکن اس کا پھر نتیجہ بھی ہوگا, وہ نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ نے اس کو حل کرنا ہے تو اس کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیک دا پیپل آن بورڈ. لوگوں سے آپ بڑا مشورہ کریں. لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ چیز سمجھ لیں کہ فوج سولوشن نہیں ہے. فوج ایک طریقہ ہے جس میں آپ سولوشن تک پہنچ سکتے ہیں تھرو پولیٹیکل پروسیس. یہ پولیٹیکل پروسیس کون کرے گا؟ Who will do the political process? So that is why I'm saying that it is a consultative process, جو کہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. تو میں کمنٹ تو نہیں پاس کرنا چاہتا on anything what the DGISPR has said. وہ اس کا اپنا آفس ہے اور وہ اس کا اپنا رائٹ ہے, جو مرضی بولے. The public is there to make comments. I'm telling you my own view. No, I get your view, but اگر آپ کو یعنی سچویشن جس طریقے سے بگڑ رہی ہے یا بگڑ چکی ہے انسٹیٹیوشن اور ایک پروونشل حکومت کے درمیان ایک طرف, اور پھر ساتھ ساتھ ایک انسٹیٹیوشن اور افغانستان اور وہاں پہ جو افغان طالبان ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی کے درمیان, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, افغان طالبان کے ساتھ اگر میں کرٹیسائز کروں تو میں یہ کرٹیسائز کر سکتا ہوں کہ وہ ٹی ٹی پی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہاں تک تو میں ان کو کرٹیسائز کروں گا, اور آئی کین ڈسکس دس ود یو فار آورس. تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ان کے گورنمنٹ پر ان پر کمنٹس پاس کرنا از ناٹ پراپر. اس پر ایک انسٹیٹیوشن کو کرنا نہیں چاہیے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ٹیررزم کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور پولیٹیسائز جب کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینسز کریٹ ہوتی ہیں.
there is actually no problem between the institution and the provincial government here. कौन सी क्या problem है? What is the problem? You tell me, what is the problem? I don't know. इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि what is the problem? There is no problem. Why are we creating one? We shouldn't create Why one. are they going back and forth? Why is the DGISPR then targeting It's a KPCM, politicization. or why is the KPCM targeting or not targeting or defending against the DGISPR? It's a politicization. अगर मेरे से आप राय लें तो मैं ये कह सकता हूँ take a step back, take a deep breath and re-engage as a consultative process. ओके, फेयर इनफ. ये तो आपने बात कर ली जो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. जाने से पहले वेरी क्विकली, पाकिस्तान ने गजा के अंदर जो जंग बंदी थी उसकी हिमायत भी की थी. 8 मुस्लिम ममालिक उसके अंदर शामिल थे उस पूरे प्रोसेस के अंदर. और ये भी बात हो रही थी, डॉन ने रिपोर्ट किया था कि शायद पाकिस्तान वहां पे अपने तकरीबन 3500 के करीब सोल्जर्स ही भेजे. मगर पिछले कुछ हफ्ते महीने के अंदर पाकिस्तान ने थोड़ा बैक ट्रैक किया. इजराइल की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए कि वो तुर्की और पाकिस्तान को अंदर नहीं चाहते इसके अंदर, और वो प्रोसेस आके अब थोड़ा हैंग हो गया है. मगर इस हफ्ते ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने बोर्ड ऑफ पीस, जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस की अनाउंसमेंट है, वो भी करने जा रहे हैं. उस इश्यू को लेकर और पाकिस्तान को लेकर एक तरीके से आपने आंसर कर दिया कि पाकिस्तान शुडंट गेट इन्वॉल्व्ड इन इट, बट उसके ऊपर थोड़ा कमेंट करेंगे प्लीज. उस पर हम अगेन ये क्लोज डोर पॉलिसीज हैं जिसके बारे पब्लिक नहीं है और हमको पता नहीं है क्या हो रहा है. कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि पाकिस्तान ने वहां पर ट्रूप्स भेजने हैं. कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई जिसके अंदर पाकिस्तान कह रहे हैं हम नहीं भेज रहे. तो अभी हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना. लेकिन जो पहले भी मैंने किसी और जगह पर कमेंट किया था कि अगर हमने भेजना था, in what capacity? Peace keeping और peace making. Peace keeping जो उनसी है वो ये है कि दोनों belligerents, दोनों साइड के, उन्होंने पहले से फैसला कर लिया कि हमने लड़ाई नहीं करनी और हमको एक अंपायर चाहिए हमारे दरमियान जो कि इंश्योर करे कि ये लड़ाई नहीं हो. पीस मेकिंग ये है कि आप जबरदस्ती लोगों के ऊपर अमन लाएं बाय फोर्स. अब हम किस काम के लिए जा रहे हैं? पीस मेकिंग और पीस कीपिंग. इसलिए कि जहां तक हमास है उसने तो इस मायदे को नहीं एक्सेप्ट किया और उसने अनाउंस भी किया कि हम नहीं एक्सेप्ट करते. तो हम कैसे वहां पर जाकर ये काम कर सकते हैं? दिस इज वन. लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कुछ भी हो रहा है इस रीजन में, जो हमने बात की थी, ईरान में जो हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, और अल्टीमेटली विच माइट अफेक्ट पाकिस्तान एट सम स्टेज, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड कॉरिडोर्स. और ट्रेड कॉरिडोर जो उनसे हैं, एक सीपेक और बीआरआई है जो कि एक 50% दुनिया की जीडीपी को पहुंच गया है. 50% ऑफ द जीडीपी, 75% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ इसका कनेक्टिविटी है. बीआरआई का 75% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. अभी ये इसका ऑल्टरनेटिव निकाला था अमेरिका ने B3W से, बिल्ड बैक द वर्ल्ड बेटर. ऊपर से यूरोप ने अमेरिका से हटने के लिए और इसका अल्टरनेटिव निकालने के लिए ग्लोबल गेटवे बनाया. अब जहां तक ये दोनों जो उनसे हैं, और फिर इजराइल ने आईमैक जो मैंने आपको पहले समझाया था, उन्होंने किया 4 कॉरिडोर है. अब ये 4 कॉरिडोर के अंदर बाकियों में कोई फंडिंग नहीं हुई. इट इज स्टिल ऑन पेपर. कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसके अंदर एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हमें नजर आए. तो अभी देयर इज अ प्रॉब्लम. अमेरिका एक एम्पायर है विच इज सम सेज इन द ट्वाइलाइट ऑफ इट्स टाइम. अब ये ट्वाइलाइट ऑफ इट्स टाइम कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि इसमें थोड़ा सा, इफ यू अलाउ मी, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज. ये हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी स्टार्ट्स विद पोर्चुगल इन द 16th-17th सेंचुरी, जिसके अंदर वास्को ड गामा ने दुनिया को ढूंढ लिया और न्यू वर्ल्ड केम इनटू बीइंग. तो एक ग्लोबल इकोनॉमी पोर्चुगल कंट्रोल करना शुरू हो गया. उसके बाद स्पेन ने गोल्ड और सिल्वर जब उसने माइन करना शुरू किया दुनिया में, तो 17th to 18th सेंचुरी वाज अ स्पेनिश सेंचुरी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ग्लोबल इकोनॉमी बनाई. उसके बाद वहां पर फिर हॉलैंड ने कमर्शियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया, बैंकिंग एस्टैब्लिश की, और दे डेवलप्ड अ बैंकिंग सिस्टम एंड दे हैड अ सेंचुरी. फिर यूके ने अप टू 20th सेंचुरी थ्रू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
and the raw material from the colonies, उनको जोड़कर उसने फिर एक इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम बनाया जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में टूट गया. जब वो टूट गया तो दे डिडंट नो व्हाट टू डू. ये ब्रेटन वुड चले गए. 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर दे हैंडेड ओवर द ग्लोबल इकोनॉमी टू यूनाइटेड स्टेट्स. जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को हैंड ओवर किया तो उसमें दो तीन चीजें हुई. एक तो आईएमएफ बना, दूसरा वर्ल्ड बैंक बना और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने. और फॉर द फर्स्ट टाइम द ग्लोबल इकोनॉमी बिकेम पॉलिटिसाइज्ड. अब ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू हुआ. जब ये बीआरआई वगैरह और ट्रेड कॉरिडोर बनना शुरू हुए, चाइना इकोनॉमिकली स्टार्टेड डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, तो ये जो यूएस ग्लोबल इकोनॉमी है ये डिमिनिश होने शुरू हुई. सबसे पहला प्रॉब्लम जो हुआ है वो है टू द पेट्रो डॉलर. पेट्रो डॉलर जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में अंडर एन एग्रीमेंट साइन बाय किसिंजर इन सऊदी अरेबिया और बाकी जो ओपेक कंट्रीज थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना बड़ा रिसोर्स है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, नॉट इनटू गोल्ड, एंड दैट्स हाउ डॉलर बिकेम द डोमिनेंट करेंसी. अब ब्रिक्स ने और रशिया ने इंडिया के साथ रुपीज में शुरू कर दिया, चाइना ने युआन में खरीदना शुरू कर दिया ऑयल, और ब्रिक्स ने इस ऑल्टरनेटिव सिस्टम निकालना शुरू कर दिया. तो अभी नाउ अमेरिका इज आल्सो लिव्ड इट्स टाइम एंड इट्स ऑन द रिटार्डिंग, इट इज डिमिनिशिंग. अब इसी की वजह से वेनेजुएला में हुआ था जो गड़बड़ हुई थी. लोग समझते ट्रंप ने किया था, ट्रंप से बहुत पहले रिवॉर्ड था मदुरो के हेड के ऊपर. ये अमेरिकन पॉलिसी राइट फ्रॉम 1944 यही थी कि जिस कंट्री ने बात नहीं मानी तो द बैरल ऑफ द गन, गो फॉर इट. तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये नॉर्मल इनका तरीका था. लेकिन इसका इफेक्ट अभी इस वक्त ज्यादा इसलिए हो रहा है कि देयर इज नाउ, इट्स नॉट अ यूनिपोलर वर्ल्ड, और इसके अंदर द ग्रेटर इजराइल and the petrodollar are making the whole world now into a very uncertain place, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो हमारा पहला पार्ट इस इंटरव्यू का अपने इख्तिताम को पहुंचा. दूसरे पार्ट में हम जनरल तारिक से बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस कंसर्न्स के ऊपर. देखना मत भूलिएगा. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अगली बार तक टेक केयर.